1957 में 25 साला पीटर सबीनो एक शौकीन तैराक था जो कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रहा था। कॉलेज के दौरान वो न सिर्फ कई तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा बल्कि खुद भी बहुत से स्विमिंग इवेंट्स का एहतमाम करता था। इसी दौरान उसकी गहरी दोस्ती 22 साला डेविड होगन से हो गई, जिसके साथ वो बाकायदगी से तैराकी के तवील सफर तरतीब दिया करता था। कैलिफोर्निया में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वहाँ खूबसूरत साहिल और खुला समंदर आसानी से मुयस्सर था। इसी वजह से जब वो लंबी तैराकी के लिए निकलते तो उमूमन उन्हें कोई तंग करने वाला नहीं होता था। उनका ग्रुप खास तौर पर लंबे स्विम्स को तरजीह देता था, ऐसी तैराकी जिसमें कमजोर तैराक साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन पीटर के साथ तैरने वालों के लिए ये कभी मसला नहीं रहा। इन पानियों में शार्क की कई अकसाम के होने का इम्कान समझा जाता था, मगर इस ग्रुप ने कभी खुद किसी शार्क का सामना नहीं किया था। इसीलिए शार्क हमले का ख्याल उनके जहन में तक नहीं आता था। उनका इरादा सिर्फ ये था कि दोपहर को तैराकी करें और बाद में वापस जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें। बदकिस्मती से 28 अप्रैल का दिन वो दिन साबित हुआ जब पीटर अपने दोस्त के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल सका, और ये दिन उसकी अलमनाक मौत पर खत्म हुआ। उस बदनसीब दिन पीटर ने डैनियल और 10 दीगर तालिब इल्म जानने वालों के साथ दोपहर के आगाज में तैराकी का मंसूबा बनाया। उन्होंने मोरो रॉ के करीब जाने का फैसला किया, जो अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती की वजह से एक मशहूर मकाम था। दूर से नजर आने वाली 576 फुट ऊंची चट्टान इस जगह को और भी ड्रामाई बना देती थी, लेकिन इस खूबसूरती के साथ खतरा भी जुड़ा था। चट्टान के गिर्द समंदर खासा तूफानी था और तेज लहरें और बहाव करंट्स मौजूद थे, जिनसे हर हाल में बचना जरूरी था। मगर उस दिन ग्रुप ने सबसे बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया, इस इलाके में शार्क की बढ़ती हुई मौजूदगी। 1950 की दहाई में आम लोगों के लिए मुख्तलिफ इकसाम की शार्क की पहचान बहुत मुश्किल थी। आज के दौर जैसा मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और मालूमात उस वक्त दस्तयाब नहीं थी, इसलिए ज्यादातर लोग शार्क की इकसाम और उनके रवैये से नावाकिफ थे। उसके बावजूद उस दौर में मोरो बे के आसपास ग्रेट व्हाइट शार्क के गैर मामूली तौर पर ज्यादा मुशाहिदात और रिपोर्ट सामने आ रही थीं। इसीलिए ये ख्याल किया जाता है कि उस दिन मोरो बे में शिकार करने वाली शार्क भी गालिबन ग्रेट व्हाइट शार्क ही थी। तकरीबन दोपहर 1 बजे ग्रुप पानी में उतरा। हालात बेहतरीन लग रहे थे, मौसम गर्म था, पानी शफाफ दिखाई दे रहा था। अगरचे समंदर कुछ खुरदुरा था, लेकिन यही अंदाज उन्हें पसंद था। सब ने पानी में छलांग लगाई और तैराकी शुरू कर दी। हमेशा की तरह सब अपने अपने दोस्तों के ग्रुप्स में बट गए। पीटर और डैनियल दूसरों से अलग हो गए और निस्बतन गहरे पानी का रुख किया। दोनों मजबूत तैराक थे, लेकिन वो उन ताकतवर लहरों के लिए तैयार नहीं थे जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से मजीद दूर खींच रही थीं। उन्होंने बाकी ग्रुप को मदद के लिए आवाजें दी, मगर कोई सुन न सका। वो दोनों मुकम्मल तौर पर अकेले थे। कुछ ही देर में वो खुद को तकरीबन 500 मीटर समंदर के अंदर फंसा हुआ महसूस करने लगे। वापसी की कोई वाज़ेह उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें लहरों के खिलाफ लड़ते हुए साहिल की तरफ तैरना था। लहरों के खिलाफ तैराकी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसान बहुत जल्द थक जाता है और डूबने का खतरा बढ़ जाता है। ताकतवर तैराक होने के बावजूद बहाव उन्हें इतनी तेजी से पीछे धकेल रहा था जितनी तेजी से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी ताकत सिर्फ अपनी जगह बरकरार रखने में लग रही थी और वो बमुश्किल ही आगे बढ़ पा रहे थे। डैनियल थोड़ा सा आगे निकल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये था कि पीटर पीछे रहता जा रहा था। पीटर तेजी से थक रहा था। मुसलसल जोर लगाने से उसके पट्टों में ऐंठन होने लगी और उसे खौफ होने लगा कि वो ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाएगा। डैनियल को एहसास हो गया कि उसे पीटर की मदद करनी होगी। उसने पीटर को अपना कंधा पकड़ने की पेशकश की ताकि वो दोनों मिलकर लहरों का मुकाबला कर सकें। कुछ देर तक ये तरीका काम करता रहा। जैसे जैसे वो साहिल के करीब आ रहे थे, अचानक लहरें मजीद बुलंद और शदीद हो गईं। एक खास तौर पर बड़ी लहर पीटर से टकराई और वो फौरन पानी के नीचे गायब हो गया। वो पहले ही कमजोर हो चुका था और हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी ताकत खत्म हो रही थी। जब वो पानी के नीचे गया तो इब्तिदा में उसे लगा कि उसका जिस्म जवाब दे चुका है और वो अब तैर नहीं सकता। उसने दिल ही दिल में अपनी किस्मत कबूल कर ली, मगर अगले ही लम्हे ये एहसास शदीद दर्द में बदल गया। ऐसा दर्द जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि उसके बाजू की खाल फट रही है। कोई चीज उसे मजबूती से जकड़े हुए थी। उसने इलाके में शार्क की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। अब उसे हकीकत का सामना था। उसने पूरी ताकत से अपना बाजू शार्क के जबड़ों से छुड़ाया और पानी की सतह पर वापस आ गया। वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि वो बच निकला, लेकिन दिल में ये खौफ था कि आगे क्या होने वाला है। इधर डैनियल उसे तलाश कर रहा था और उसने पानी में सुर्ख रंग की एक फैलती हुई लकीर देखी। अचानक पीटर पानी से उभरा और चीख कर बोला कि शार्क है और उसने मुझे काट लिया है। उसने अपना बाजू पानी से बाहर उठाकर दिखाया। डैनियल सदमे से साकित रह गया। पीटर के बाजू की खाल लटक रही थी और उसका हाथ तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट चुका था। दोनों जानते थे कि उन्हें फौरन वहां से निकलना होगा, क्योंकि पीटर के खून की बू मजीद शार्क को अपनी तरफ खींच सकती थी। पीटर एक बार फिर डैनियल से लिपट गया और वो दोनों लहरों के खिलाफ जिद्दोजहद करने
करने लगे। तब डैनियल ने देखा शार्क पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी। उसके पास रद्दे अमल का वक्त नहीं था। वो सिर्फ दुआ कर सकता था कि अगला शिकार वो न बने। शार्क उनके इर्द गिर्द की हरकत और पानी में बढ़ते हुए खून से कुछ उलझन में थी, जिसने उन्हें चंद कीमती लम्हे दे दिए। डैनियल ने फैसला किया कि उनकी वाहिद उम्मीद यही है कि वो पीटर को घसीटते हुए साहिल तक ले जाए। शायद इतना फासला बन जाए कि शार्क दिलचस्पी खो दे या उन्हें दोबारा न ढूंढ सके। कुछ फासले के बाद उन्हें शार्क नजर नहीं आई। डैनियल को उम्मीद हुई कि वो बच निकले हैं। अब सिर्फ साहिल तक पहुंचना और पीटर को मदद दिलवाना बाकी था। मगर वक्त के साथ पीटर का रंग जर्द पड़ता जा रहा था। वो डैनियल पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने लगा, जिससे उनकी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई, जबकि लहरों से लड़ाई अब भी जारी थी। डैनियल उसे होश में रखने के लिए मुसलसल बात करता रहा, मगर उसे अपनी तवानाई भी बचानी थी, क्योंकि अब वही उन दोनों की वाहिद उम्मीद था। चंद मिनट की खामोश जद्दोजहद के बाद डैनियल ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि पीटर की गिरफ्त अब उस पर नहीं रही। और फिर खौफनाक लम्हा, पीटर वहाँ नहीं था। डैनियल ने तैरना रोक दिया और पानी की सतह पर उसे तलाश करने लगा। कुछ भी नजर न आया। उसका दिल बैठने लगा। वो पानी के नीचे गया, ये उम्मीद लिए कि शायद पीटर बस सतह के नीचे चला गया हो, मगर वहाँ भी कुछ न था। पीटर गायब हो चुका था। बस पानी में बाकी रह गया था तो सिर्फ सुर्खी माइल रंग, उसके खून की आखिरी निशानी। डैनियल ने फैसला किया कि अब उसे अकेले ही साहिल की तरफ जाना होगा और मदद लानी होगी। शायद तलाश में कामयाबी हो जाए। इंतहाई थकन और जान तोड़ तैराकी के बाद वो आखिरकार साहिल तक पहुंचा। रेत पर गिरते हुए उसने मदद के लिए चीख मारी। उसके ग्रुप का एक साथी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ गया। डैनियल ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि उन्हें फौरन हुक्काम को इत्तला देनी होगी, क्योंकि वो एक मौत अपनी आंखों के सामने देख चुका था। उन्होंने मिलकर हुकाम को फोन किया। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंच गई और इन तमाम अफराद के बयानात लिए गए जिन्होंने आखिरी बार पीटर को दिखा था। कश्तियों के जरिए समंदर में तलाश शुरू की गई, मगर कुछ भी न मिला। पानी में किसी शार्क का भी कोई निशान नहीं था। डेनियल जानता था कि उसने क्या देखा है। उसने तफ्तीशकारों को 6 मीटर लंबी शार्क के बारे में बताया, मगर उस वक्त हुक्काम ने अंदाजा लगाया कि शायद वो बास्किंग शार्क हो, उसके साइज की वजह से। आज हम जानते हैं कि ये बहुत गैर मुमकिन था, क्योंकि बास्किंग शार्क अमूमन पुरअमन होती हैं और इंसानों पर हमला नहीं करती। 1950 की दहाई में शार्क के बारे में महदूद मालूमात के बायस ये गलतफहमी काबिले फहम थी, मगर कुछ तफ्तीशकारों ने फौरन इसकी तरदीद की। उनके मुताबिक हमले का अंदाज और दरिंदगी वाज़ेह तौर पर ग्रेट व्हाइट शार्क से मेल खाता था। बहरहाल पीटर पर हमला करने वाली शार्क कभी भी नहीं मिल सकी और पीटर का खानदान अपने बेटे के अंजाम के बारे में किसी किस्म की तसल्ली या वजाहत के बगैर ही रह गया। खौफनाक आखिरी अजाब।